बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का जो डेटा लीक किया गया था उस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं दूसरी जानिब पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को इस्लामाबाद से गायब किया गया है। कब और किस वक्त, आज उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ था, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, आज सेनेट से बाकायदा एक बहुत बड़ा जो बिल था उसको कसरत राय से मंजूर किया गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ हो या फिर जहांगीर तरीन, उनके लिए एक रास्ता जो है वो हमवार हो चुका है। उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को कल यानी 15 जून को इस्लामाबाद से गायब किया गया था। उसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि 15 जून की शाम 6:30 से 7:20 जो हैं उन्हें इस्लामाबाद से गायब किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के सेक्टर F63 में जो उनका घर है वहाँ से वो बाहर निकले थे और उसके बाद किसी से मिलने के लिए निकले थे और उसके बाद वो नहीं मिले हैं। यानी कल उनको गायब किया गया था और उसके बाद जो हैं आज उनकी फैमिली की जानिब से बाकायदा पुलिस को भी आगाह किया गया है कि वो घर से निकले थे और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं। और ये बताया जा रहा है कि F63 उनके घर से निकलने के बाद वो लापता हो चुके हैं। और फैमिली की जानिब से ये बताने के बावजूद भी अब तक जो है पुलिस भी ये बताने से कासिर है कि आज़म खान कहाँ हैं। तो ये बताया जाएगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मुमकिन है, ये मेरा ख़दशा है कि वो भी चंद दिनों के बाद प्रेस क्लब आकर वो इमरान खान और पीपल्स पार्टीज़ तहरीक इंसाफ से वो लाताल्लुकी का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये मेरा ख़दशा है। खैर इस तरह मेरे ख़्याल में किसी को गायब करना और फिर लापता करना किसी भी आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो मुजरिम हैं या फिर उनसे कोई भी ख़ता हो चुकी है, कोई गलती हो चुकी है, तो मेरे ख़्याल में कानून के कटहरे में लाकर पूरी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। लेकिन इस तरह गायब करना किसी सूरत बेहतर नहीं है। वहीं दूसरी जानिब पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का डेटा लीक करने पर 4 नादिरा के जो मुलाजमीन थे उनके खिलाफ बाकायदा अदालत में शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जा चुकी है। और इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि नादिरा ने अपने 4 मुलाजमीन के खिलाफ बाकायदा गैर कानूनी तरीके से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का डेटा लीक करने पर फौजदारी शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है। और नाजरीन, ये बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का जो डेटा लीक किया गया है, जो हासिल किया गया है, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से कुछ अर्सा पहले जो है ये डेटा हासिल किया गया है। और इस डेटा को FIA के इमिग्रेशन रिकॉर्ड के ज़रिए ये मालूम करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा था कि इसकी फैमिली ने किन किन मुल्कों का दौरा किया है और क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। वो तमाम मालूमात हासिल करने के लिए ये डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 8 जो मुलाज़मीन थे उनको मुल्ज़िम ठहराया गया था और बाकायदा तहकीकात चली और फिर तहकीकात और फिर तफ्तीश के बाद जो हैं उनमें से जो 6 के ख़िलाफ़ बिलखुसूस तफ्तीश हो रही थी। और फिर इंक्वायरी करने के बाद जो हैं ये मालूम हो चुका है कि इस इदारे के ही नादिरा के एक डायरेक्टर रैंक के जो ऑफ़िसर थे सैयद अमीर हुसैन बुखारी समेत 4 जो मुलाजमीन थे उनको कसूरवार ठहरा कर उनको बाकायदा वो मुल्ज़िम ठहर चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है मज़ीद कार्रवाई इस वक्त तेज़ की जा चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि इदारे के जो डायरेक्टर रैंक के जो ऑफ़िसर थे ये जिनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनको उनके खिलाफ़ बाकायदा जो कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, सैयद अमीर हुसैन बुखारी, ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इस्लामाबाद से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की फैमिली के 2 मेंबरान की मालूमात जो हैं वो उन्होंने हासिल की है। जबकि दीगर जो मुलाजमीन थे उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी थी, वहाँ से यानी कोहिस्तान, डेरा इस्माइल खान और एक और जगह है जहाँ से इन्होंने बैठकर वहीं से ये मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो अब मज़ीद तहकीकात जारी हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मज़ीद क्या तफ्तीश करने के बाद इसमें कौन कहाँ किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा चुका है, वो तमाम हक़ाइक़ भी सामने आ सकते हैं।
اور ناظرین آج کی تیسری اور سب سے بڑی اہم جو خبر ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو موصول ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ آج سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا جو بل تھا وہ کثرت رائے سے آج منظور کر لیا ہے، اور سینٹ اجلاس میں تحریک انصاف اور پھر جماعت اسلامی نے ترمیمی بل کی آج انہوں نے مخالفت کی ہے، اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا، اور الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام میں ترمیم کر سکے گا۔ الیکشن کمیشن یا الیکشن شیڈول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان کر سکے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی اہلی اور نااہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کے تحت اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کی گئی ہے۔ جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار یا مدت نہیں، وہاں اس ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ لاگو ہوں گی، اور ترمیم کے تحت کسی بھی عدالت کے فیصلے یا حکم کے تحت جو ہیں سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے وہ نااہل ہوں گے، اور آئین کے آرٹیکل 62 کے جو کلاس ہیں اس میں 1F کے تحت جو ہیں 5 سال سے زیادہ ان کی نااہلی کی سزا نہیں ہوگی، اور متعلقہ شخص جو ہیں وہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا وہ اہل ہوگا۔ یعنی 5 سال اس میں ٹینور رکھا گیا ہے کہ اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو تا حیات نااہل جو آپشن تھا اس کو آج مکمل بند کر دیا گیا ہے، اور وہ 5 سال کے لیے ہی نااہل ہوں گے۔ جس دن سے اس کو نااہل کیا جاتا ہے اس سے لے کر 5 سال مکمل ہونے کے بعد وہ دوبارہ اہل ہوں گے، اور پھر وہ قومی اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلی کا وہ ممبر بن سکتا ہے۔ آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں ہوگا وہاں نااہلی جو ہیں وہ 5 سال ہی تصور کی جائے گی۔ یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی جا چکی ہیں، اور پیر تک جو ہیں وہ اجلاس سینٹ کا یہ ملتوی ہو چکا ہے۔ یعنی بالکل ہی یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اگر کہیں بھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ شخص کو کتنے عرصے کے لیے نااہل کیا گیا ہے، کس بات پر نااہل کرنے کے بعد اگر اس کو کتنے عرصے کے لیے کیا ہے، اگر واضح نہیں کیا جاتا ہے تو تب بھی یہ بالکل کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ 5 سال ہی تصور کیا جائے گا۔ تو یوں اب جو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ہو یا پھر جہانگیر ترین ہو، ان کے لیے بھی یہ راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ہر طریقہ اپنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی نواز شریف کی سزا کم سے کم ہو، اور پھر وہ جلد از جلد جو ہیں وہ اہل ہو سکیں۔ تو اگر آج کا جو یہ بل کثرت رائے سے جو منظور کیا جا چکا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صرف اور صرف اہل ہی نہیں ہوں گے، وہ بلکہ 4تھویں بار بھی ملک کے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ دوبارہ متحرک ہو کر بن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ تمام اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔